तो दोस्तों अब अच्छी बात यह भी है कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के कम्प्लीटली इस चैप्टर को एकदम फिनिश कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हिस्ट्री में क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 कब कहाँ और कैसे। दोस्तों ये एनसीईआरटी है, अगर आपको इस बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख के इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने यह जाना था कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था 6th क्लास में हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा था। ठीक है, 7th क्लास में मध्य और 8th क्लास में आधुनिक पढ़ेंगे। ठीक है, 6th क्लास में प्राचीन एंशिएंट पढ़े थे और 7th क्लास में मेडिवल मतलब मध्य और 8th क्लास में मतलब मॉडर्न पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना था। अब इस कक्षा में आज हमने मुख्य रूप से आधुनिक काल में परिवर्तन और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस कक्षा में क्लास 8 में हम लोग बेसिकली मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक काल हम पढ़ने वाले हैं और आधुनिक काल में जितने ही परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, ये पुस्तक। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही काल की विशेषता होती है। आप यह जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। ठीक है, जैसे आप सब समझते हैं कि जो दुनिया है वो क्या है, स्थिर नहीं है। ठीक है, अस्थिर है, मतलब दुनिया स्थिर नहीं है। और अस्थिर और स्थिर में क्या अंतर है, जैसे ये स्थिर ये घर है और ये व्यक्ति है, तो इसमें से स्थिर कौन है, घर, और अस्थिर कौन है, व्यक्ति। क्योंकि जो स्थिर है वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है। ठीक है, और जो व्यक्ति वो अस्थिर है वो हमेशा दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। तो इतिहास जो है वो अस्थिर है। ठीक है, वो अपने आप को चेंज करती रहती है। ठीक है, यह हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। तो इतिहास क्यों बदलती है, क्योंकि सामूहिक क्रिया, ठीक है, सामूहिक क्रिया मतलब ग्रुप में हम लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इतिहास हमेशा बदलती रहती है। इन बदलाव के कारण समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं। तो इतिहास के बदलने से हमारे समाज में या हमारे हमारे वर्तमान समय में किस चीज़ में परिवर्तन होती है, तो समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि पे हमारा क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ठीक है, आप ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ कि इतिहास बदलने से वर्तमान समय में क्या परिवर्तन होता है। तो हमारे समाज में परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, राजनीति में परिवर्तन होता है, कला संस्कृति में परिवर्तन होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, ये 5 क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ी गई बातों के आधार पर चर्चा करें। आपने कक्षा 6 और 7 में पढ़ी होगी, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करवा दे रहा हूँ। प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, ये मतलब हमेशा किसी भी काल में इसी चीज़ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप आंसर यही होगा, समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति, कला, संस्कृति में ही मुख्य परिवर्तन हुए थे। ये 5 मुख्य परिवर्तन आप लिख सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आए 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा नहीं पूछ रहा है, सामाजिक और राजनीतिक, जैसे यहाँ पे देखा है राजनीतिक और समाज। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक के बारे में क्या मुख्य परिवर्तन है उसके बारे में लिखना है। तो अभी आगे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, नोट करवाऊंगा, स्टार बनवाऊंगा, आप उसको लिख सकते हैं कॉपी पे। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आधुनिक युग में बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में हुए। ठीक है, आधुनिक युग में बहुत सारे परिवर्तन हुए, क्या कह रहा है ये, हमारे देश के साथ दूसरी दुनिया में भी अन्य भागों में हुए। हमारा देश का अर्थ क्या है, जैसे ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया और जितने भी कंट्री हैं एशिया वगैरह पूरा मिला के, अफ्रीका, ठीक है, जितने भी कंट्री हो सब में परिवर्तन हुए। ये नहीं कि हमारे इंडिया में, सब कंट्री में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आधुनिक युग से परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुआ और उन्होंने उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, ये इस चैप्टर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे हुआ भाई, आधुनिक युग ने कैसे प्रभावित किया लोगों को, ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, पुनः जागरण। ठीक है, पुनः जागरण का अर्थ क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी। ठीक है,
आधुनिक युग की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? यूरोप में हुई थी। अभी आपको पता होना चाहिए कि यूरोप कहाँ है मैप में, ठीक है? तो मैं मैप जल्दी से बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है? और ये है उत्तर अमेरिका, ठीक है? ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तर अमेरिका, आप लिख सकते हैं। और दोस्तों ये है क्या है आपके बगल में? ये है अफ्रीका, ठीक है? ये है यूरोप, ये है पूरा एशिया, ठीक है? ये एशिया है पूरा। इसमें जैसे यहाँ पे इंडिया भी है एशिया में ही, ठीक है? ये पाकिस्तान वगैरह है, ये एशिया है। और यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो 7 महादेश आपने पढ़ा था। एशिया महादेश 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों बोलेंगे कि भैया तो 6 ही हुए, 7 महादेश मैंने पढ़ा था। तो एक नीचे है, ठीक है? अंटार्कटिका सबसे नीचे है, अंटार्कटिका मैप में देखिएगा। तो टोटल 7 महादेश हुई, 7वां महादेश है। पहला एशिया महादेश, ठीक है? दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, ठीक है? चौथा है अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका कह सकते हैं इसको, उत्तरी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये है क्या है? यूरोप। तो 7 महादेश हैं। तो सबसे पहले जो क्या बोलते हैं पुनः जागरण हुआ था, यूरोप में हुआ था। तो यूरोप कहाँ पे? ये है यूरोप, आप मैप में देख सकते हैं यूरोप, ठीक है? मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ये है यूरोप, और यूरोप में ही सबसे पहले पुनः जागरण स्टार्ट हुआ। तो आपने याद रखना है, ठीक है? यूरोप कहाँ पे है? सबसे पहले यूरोप में पुनः जागरण 15वीं शताब्दी में इटली पे एक नया आंदोलन हुआ जिसे पुनः जागरण काल कहा जाता है। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सबसे पहले पुनः जागरण जो हुआ था यूरोप में, इटली शहर में, ठीक है? एक नया आंदोलन हुआ जिसका नाम है पुनः जागरण काल, ये लिख सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, ठीक है? पुनः जागरण काल कहा जाता है। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और सबसे पहले पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया, ठीक है? तो ये पुनः जागरण जो काल हुआ, इस आंदोलन को लोगों को क्या इम्पेक्ट करा, क्या प्रभाव पड़ा? मतलब लोग स्वतंत्र रूप से सोचने लगे, ठीक है? मतलब स्वतंत्र कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे मरने के बाद क्या होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी मिल गई। सब पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने लगे और प्रेरित किया गया, ठीक है? फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। अब यहाँ पे लिखा है वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है? साइंटिफिक पद्धति, मतलब वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप नोट करके। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य की जानना, ठीक है? अगर कोई हम लोग प्रश्न पेश कर रहे हैं, ठीक है, कि जन्म क्या है, जन्म कैसे होता है, तो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार क्वेश्चन तो हमने दे दिया, लेकिन उसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है? उसको प्रूफ कर देंगे तो वो हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है? वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके सत्य को जानना कि सत्य क्या है, ठीक है? कि सत्य क्या है आखिर जन्म के। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पेश कर दिए कि मृत्यु कैसे होती है, तो मृत्यु कैसे होती है उसको सत्य जानने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है? प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। तो जो ये पुनः जागरण काल हुआ, तो जैसे ये गुलाम थे लोग पहले, तो जो राजा थे उनके प्रति क्वेश्चन पूछने लगे, ये क्या आम जनता, उनमें एक मतलब प्रश्न की भावना आ गई, स्वतंत्र रूप से सोचने की भावना आ गई, ठीक है? तो अपने मालिक के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाने लगे पुनः जागरण काल में कि हमें बंदी क्यों बनाया गया है, ठीक है? इससे पहले पुनः जागरण काल से पहले उन्हें सोचने की आज़ादी नहीं थी या ऐसा विचार नहीं था, लेकिन पुनः जागरण काल के बाद उन्होंने एक मतलब उनका कह सकते हैं सिंपल भाषा में उनका दिमाग में परिवर्तन हुआ और वो जानने लगे कि हमें क्यों बनाया गया है गुलाम, वो अपने मालिक से पूछने लगे। तो पुनः जागरण काल का सिंपल से यही फंडा है कि लोग स्वतंत्र रूप से सोचने लगे। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्रों में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, ठीक है? ये क्या क्या परिवर्तन हुए ये बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है? पुनः जागरण काल के आने से लोगों में आज़ादी हुई, ठीक है? आज़ादी, ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, ठीक है? और थर्ड है व्यापार संबंधों पर अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में विस्तार हुआ। थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि व्यापार के संबंधों में लोग की जानकारी मिली, ठीक है? थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि व्यापार संबंधों में लोगों को मतलब लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सकी, ठीक है? ये थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है खोज यात्राएं, ठीक है? जो अगला टॉपिक है वो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खोज यात्राएं, आपको कॉपी में लिखना ही है, ठीक है? सीमित मान्यताओं की सच्चाई जानने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने में काफ़ी प्रयास किए गए थे।
इसी समय अपने इलाकों में बाहरी की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। तो सबसे पहले ये पॉइंट लिखिए आप अपनी कॉपी में कि जो पुनः जागरण काल में ही सबसे पहले, ठीक है, दूसरी दुनिया के बारे में जानने का प्रयास किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी दुनिया की खोजने का प्रयास कब जारी हो गया, तो पुनः जागरण काल के समय ही, ठीक है, सबसे पहले जो यूरोपवासी के लोग थे, मैंने बताया कि इटली में सबसे पहले पुनः जागरण काल हुआ। यूरोप में एक शहर है इटली, जैसे बिहार में छपरा है, ठीक है, इलाहाबाद में, जैसे यूपी में इलाहाबाद है, वैसे ही बिहार में छपरा, वैसे ही यूरोप में एक इटली है, ठीक है। वहीं से सबसे पहले लोगों ने खोज यात्राएं की दूसरे दुनिया के बारे में जानने में कि भाई वो शहर कैसा है। वहीं से व्यापार शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, अपने इलाके में बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसी के अंतर्गत यूरोप में नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों को पहुंचने का प्रयास किया। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिएगा कि यूरोप के जो इटली के नाविक थे, मतलब जो इटली में कोई इलाका होगा जहाँ पे मतलब नदी वगैरह होगी, वहाँ के जो लोग थे जो नौका चलाते थे, उसे कहते हैं नाविक और नौचालक, ठीक है। जैसे वो घाट होगा चाहे कोई नदी होगी, वहाँ पे जो जो नाव चलाते होंगे, उन्होंने सबसे पहले यह प्रचलन निकाला कि चलो दूसरी जगह घूमते हैं। और वहाँ पे जैसे घूमते घूमते उनको एक इलाका मिला, ये मान लो कि ये नदी है पूरी, ठीक है, इसको कोई पता नहीं है, ये टापू है। और नाव वालों ने कभी कभी घूमने का मन बनाया तो यहाँ पे गए तो इसको खोज कर दिया, ये इंडिया हो गया, ये अमेरिका हो गया, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले यूरोप वासी के नाविक ने यह अलग अलग अन्य जगह पर जाके खोजने का प्रचार किया। तो आप लिख सकते हैं कि यूरोप के नाविक ने सबसे पहले दुनिया के बारे में जानने का प्रचलन हुआ यूरोप के नाविकों द्वारा। दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज भी इन्हीं का परिणाम थी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। तो जो ये नाविक और नौचालक थे, इनकी खोज किसने खोजा? एशिया और जो अमेरिका की खोज हुई थी इन नाविकों के द्वारा ही हुई थी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एशिया है पूरा, और ये क्या है? अमेरिका पूरा। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी, अब बट गया है, पहले एक ही था, ठीक है, अमेरिका। तब दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे है अफ्रीका, और यहाँ पे है ये एशिया पूरा है, यहाँ पे जापान वगैरह है, मतलब इसको एशिया में ही ले लेते हैं। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नीचे, और यहाँ पे है अंटार्कटिका। तो इन प्रयासों ने यूरोप की, मतलब सबसे पहले एशिया और अमेरिका की खोज किसने की थी, ये बताएंगे, नाम आगे दिया गया है। तो नौचालकों के द्वारा ही मतलब सबसे पहले खोज की गई थी। मतलब ये जैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते थे ना, तो उनको नहीं पता था कि ये एशिया और अमेरिका है, ठीक है। तो सबसे पहले नौचालकों ने ही, नाविकों ने एशिया और अमेरिका की खोज की थी। और किसने की थी, किस नौचालक ने? तो यहाँ पे नाम दिया गया है। इन प्रयासों से यूरोप के कुछ लोग ऐसे देशों तक ही पहुँच गए या पहुँच पाए जिनके बारे में दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक, ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं, स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस, ठीक है, कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था, के बारे में सुना ही होगा, जिसने इसी समय 1492 में, यहाँ पे ये पॉइंट टिक करिएगा, 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की, ठीक है। जो ये कोना में मैंने आपको बताया था ये अमेरिका है, ये अब दो हिस्सों में बट गया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहले जो स्पेन का जो नाविक था, उसने कोलंबस जो 1492 में, सबसे पहले 1492 में इसकी खोज की, अमेरिका की, आपने लिख सकते हैं, अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई, ठीक है। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा, ये लिख सकते हैं 1492 में। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ये कहाँ का था? जो कोलंबस था वो स्पेन का था, ठीक है, ये देश का भी नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है पुर्तगाल के नाविक, ठीक है, पुर्तगाल है, पुर्तगाल एक कंट्री है। स्पेन का राजधानी क्या है? मैड्रिड। अब पुर्तगाल का क्या, कहाँ वो राजधानी है? तो पुर्तगाल के नाविक जो थे वास्को डिगामा, वास्को डिगामा के बारे में आपने सुना ही होगा, जो 1498 में, ठीक है, 1498 यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। तो देखो मैं बता रहा हूँ, यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग, जैसे ये है यूरोप, यहाँ पे क्या है? अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है एशिया पूरा। तो देखो ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है इंडिया, यहाँ पे इंडिया दिया है। तो यहाँ पे देखना मैप में, यहाँ पे छोटा सा एक समुद्री इलाका है, यहाँ पे सब नदी है, मतलब महासागर है, ये प्रशांत महासागर है,
ठीक है, ये दक्षिणी महासागर है। तो ये यूरोप है, यूरोप से एक पतला रास्ता निकलता है इंडिया के आने के लिए समुद्री मार्ग के द्वारा, मतलब नदी में, ठीक है, आपको कह सकते हैं महासागर से। तो जो ये महासागर की खोज किसने की थी, यही रास्ता की, जो रास्ता की खोज की थी किसने की थी, यूरोप के जो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी उसकी वास्को डिगामा ने की थी, ठीक है। जो ये रास्ता खोज की थी यूरोप से इंडिया को आने के लिए नदी उस महासागर में, वास्को डिगामा ने किया था। तो आप लिख सकते हैं पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा के बारे में आपने सुना ही होगा। 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है, मतलब भारत की खोज की थी उन्होंने, किसने, 1498 में वास्को डिगामा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। नेक्स्ट है भूभाग की खोज। एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों को इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, ठीक है। तो भूभाग की जो खोज हुई थी, जैसे इंग्लैंड या अमेरिका, इंडिया की जो खोज हुई थी, इसका परिणाम क्या रहा कि इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। जैसे मान लीजिए कि ये यूरोप है और इसने इंडिया की खोज कर दिया, तो यहाँ पे इंडिया में तो लोग होंगे ही ना, तो ये जो भी सामान बनाएगा अपने इंडिया में बेच सकेगा, इसलिए उन्होंने खोज करते थे। जो भी सामान बनाएगा वो अमेरिका में बेच सकेगा, इसलिए वो खोज करते थे, ठीक है। तो इससे व्यापार के संबंध बढ़ते रहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार को बढ़ाना। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। इन व्यापारियों संबंध ने यूरोप के व्यापारियों को बहुत लाभ कमाया, ठीक है। इन व्यापार संबंध में यूरोप के जो व्यापारी थे तो बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः प्रयास में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, ठीक है, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा पूंजीवाद किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने व्यापार करने के लिए कुछ धन लगाया, उस धन से लाभ कमाया, ठीक है, और फिर उस लाभ को फिर से इस पूंजी में लगा दिया गया, ठीक है, क्योंकि और लाभ मिले। इस पूंजी को उन्होंने पुनः प्रयास में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं पूंजीवाद, ठीक है। पूंजीवाद मतलब पूंजी, पूंजी मतलब पैसा, ठीक है। कैसे इसे समझ सकते हैं, पूंजीवाद का मतलब पूंजी मतलब पैसा में वृद्धि, ठीक है, मतलब अधिक लाभ मिलना पूंजीवाद कह सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं, इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों 2 वर्गों का उदय हुआ। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट में लिख लीजिएगा कि पूंजीवाद जब आया तो उससे सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। ये किताब में दिया नहीं है एक्चुअली कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़े, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो पूंजीवाद के जो सामाजिक प्रभाव थे वो क्या थे, सामाजिक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा। पहले तो पूंजीपति और श्रमिक 2 अन्य वर्गों का उदय हुआ। समाज में 2 वर्ग बट गया, ठीक है। एक थे पूंजीपति जिनके पास बहुत सारा पैसा था, और एक था श्रमिक जिनके पास कुछ नहीं था। वो इनकी वो मजदूरी करते थे पूंजीपति की, ठीक है। तो पूंजीवाद के आने से क्या क्या हुआ, पहला समाज में, पहला तो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में 2 हमारा समाज बट गया, ठीक है। यहीं से आप लिख सकते हैं, पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। तो पहला लिख सकते हैं पॉइंट में, पहले यहाँ पे लिखिएगा, कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। पहले यहाँ पे लिखिएगा पूंजीवाद किसे कहते हैं, ठीक है, पहले ये लिखिए। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूंजीवाद के प्रभाव। तो पहले पूंजीवाद के प्रभाव लिखिएगा, उसके बाद नंबर 1 पे समाज 2 वर्ग में बट गया, उसके बाद पूंजीवाद और श्रमिक, ठीक है। तो पूंजीवाद किसे कहते हैं और श्रमिक किसे कहते हैं, पहले वो पढ़ लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखना है। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुनाफा कमाना। तो पूंजीपति किसे कहते थे, जो जैसे मान लीजिए कि ये बिस्किट है, इसको जो उत्पादन कर रहा है, मतलब जिसको ये बना रहा है, वो कौन था, मालिक था, ठीक है। जो बनवा रहा है, जो बना रहा है वो श्रमिक है, जो बनवा रहा है, जैसे मैं घर बनवा रहा हूँ अपना, तो मैं मालिक हूँ, जो बना रहा है वो है श्रमिक, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो पूंजीपति थे वो बनवाते थे किसी भी काम को, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुनाफा कमाना, मतलब अधिक धन प्राप्त करना। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे, ठीक है। मैं बिस्कुट बना रहा हूँ, बनवा नहीं रहा हूँ, तो मैं श्रमिक हूँ। तो श्रमिक लोग वस्तु का उत्पादन करते थे, पूंजीपति से वेतन प्राप्त करते थे, ठीक है। मान लीजिए कि आप घर बनवा रहे हैं तो आप तो मालिक हो गए, लेकिन जो घर बना रहा है वो तो श्रमिक है, तो आप उसे पैसा देंगे कि नहीं देंगे, तो भाई ज़रूर देंगे। तो श्रमिक लोग काम करते थे और पूंजीपति से पैसा लेते थे, ठीक है, वेतन प्राप्त करते थे। पूंजी
पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन का तरीके में भी परिवर्तन होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या परिवर्तन हुआ। तो मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट यही परिवर्तन हुआ कि पहले दो वर्ग में हिस्सा बट गया, फिर पूंजीपति और एक श्रमिक। उसके बाद क्या हुआ था, पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन का तरीके में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भाई पूंजीवाद के साथ साथ उत्पादन के तरीके में परिवर्तन होने लगे। कैसे, आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अथवा हाथ से बनाते थे, तो ये पूंजीवाद में ही दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आधुनिक युग के जो कपड़े बनने लगे मशीन से, वो पूंजीवाद के देन है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भाई जो कपड़े या अन्य वस्तु थे वो मशीन से बनने लगे थे। ठीक है, पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन का तरीकों में परिवर्तन होने लगे, जैसे मशीन से कपड़े बनना। ठीक है, मशीन से जैसे कपड़े बनना या बर्तन बनना, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अथवा हाथ से बनाते थे। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे, जिसे मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी में उत्तरार्ध में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। तो हम लोग पूंजीवाद पढ़ चुके हैं, अब बचा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो जो कपड़े जो थे मध्यकाल में मशीन से बनने लगे थे, हाथ की जगह मशीन से बनने लगे, या कह सकते हैं कि मशीनों का उपयोग ज़्यादा होने लगा। तो इंग्लैंड में सबसे पहले 18वीं सदी में, अभी 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, तो इंग्लैंड में 18वीं सदी में जो मशीन से कपड़े बनने लगे थे उसी को कहते हैं औद्योगिक क्रांति। भाई जैसे मान लें कि 100 आदमी हैं, अब मान लीजिए कि 100 कपड़े बनाना है, तो 100 आदमी की ज़रूरत लगती थी पहले। ठीक है, एक व्यक्ति एक कपड़ा बनाता है। ठीक है, और मशीन से एक मशीन ही 1000 कपड़ा बना दी है। ठीक है, एक मशीन ही 1000 कपड़ा बनाती है, लाखों कपड़े बनाती है, तो सबसे अच्छा है मशीन। तो इसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति, मतलब लोगों की जगह अब मशीन काम करने लगे, उसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक है, कहीं जाना होता है तो हम लोग पैदल नहीं जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज़ से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, कुछ भी, तो औद्योगिक क्रांति उसे ही कहते हैं। आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल से मैं फिर एक और डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि मध्यकाल में, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन डाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि मध्यकाल में आधुनिक युग के कपड़े जो पहले हाथों से बनाए जाते थे, अब वही कपड़े मशीनों से तैयार होने लगे। ठीक है, यह मशीनीकरण की प्रक्रिया ही इंग्लैंड में सबसे पहले 18वीं सदी में स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैल गई, जिसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अब पढ़ेंगे उपनिवेशवाद एवं समाजवाद, साम्राज्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। औद्योगिक स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही साथ इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब दोस्तों आपको पता होगा कि यार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद क्या है, मेरे को तो कतई समझ में नहीं आ रहा, भैया बताओ। तो चलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद क्या है। मेरा एक गुजारिश ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार चैप्टर आप खुद ही पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को देखें, नहीं डायरेक्ट देखें। अगर आपके पास नहीं है बुक तब देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो एक बार कम से कम एक बार पढ़ लीजिए, मतलब समझिए मत, बस पढ़ लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए कि मैं आपको बताऊं तो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए ज़्यादा। ठीक है, तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, अब आपको टेंशन लेनी नहीं है, बता रहा हूँ उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो पहला उपनिवेशवाद, तो भाई मान लीजिए कि हम कपड़े बनाएंगे, अब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्यों बनाएंगे हम लोग, कपड़े पहनेंगे तभी तो बनाएंगे कपड़े हम लोग, जब बाज़ार में मांग रहेगी, डिमांड रहेगी, तभी कपड़े बनाएंगे ना। ठीक, वो क्यों बनाएगा, जैसे मान लो कि बाज़ार में आप टेलर देखे होंगे जो कपड़े सिलता है, अगर आपको पहनना है तो भाई सिलवाएंगे, अगर नहीं पहनना होगा तो नहीं सिलवाएंगे, वो चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है, तो उसको काम दीजिएगा तभी तो बनाएगा, आपको कपड़े बना के देगा। तो भाई वो बिस्किट बनाते थे, चाहे मशीन से कपड़े बनाते थे, उनको बेचेंगे कहाँ। ठीक है, वो बेचेंगे कहाँ, बाजार की आवश्यकता थी। ठीक है, कि भाई हम लोग कपड़े बना रहे हैं और इसको बेचना है, तो इसलिए वो खोज भी करते थे, अलग अलग जो दीपों की खोज करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि अपना जितना भी बाजार में से सामान बनाएंगे वो अलग अलग देशों में बेच सके, मतलब उनका मुख्य व्यापार क्या था, उनका मुख्य पेशा व्यापार था, व्यापार से धन कमाना था, किसका, यूरोप वासियों का। साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चा माल की आवश्यकता थी। भाई कपड़ा किससे तैयार होगा, और डोरा से तैयार होगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या बोलते हैं, धागा से। तो भाई कच्चा माल धागा है। ठीक है, कच्चा माल क्या है पे, धागा है। कपड़ा तो मतलब पूरा फुल माल है। ठीक है, कच्चा माल क्या है, धागा। तो कच्चा माल की आवश्यकता थी, कुछ भी चाहे बिस्किट बनाएंगे तो भाई गेहूं की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, तो कच्चा माल गेहूं है।
ठीक है। तो कच्चा माल की आवश्यकता थी और बाजार की आवश्यकता थी। तो इन दोनों ही देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। तो ये क्यों मजबूर हो गए अलग अलग देशों की खोज करने के लिए? क्योंकि भाई उनको बाजार की पहली आवश्यकता थी और दूसरा कच्चे माल की। तो आप नोट लिख सकते हैं कि यूरोप वासियों के मतलब क्यों मजबूर हो गए अलग अलग देशों को खोजने के लिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला तो वो मतलब वो बाजार की आवश्यकता थी उनको, और दूसरा क्या थी, दूसरा पॉइंट में उनको कच्चा माल की आवश्यकता थी। ठीक है, मतलब कपड़े या कुछ भी बनाने के लिए कच्चा माल रहेगा तभी तो कपड़े बनाएंगे। कच्चा अगर गेहूं ही नहीं रहेगा तो बिस्कुट कैसे बनेगा? तो कच्चा माल गेहूं हो गया। तो कच्चा माल की आवश्यकता थी और उनको बाजार की आवश्यकता थी कि बना के हम लोग बेच सकें। तो दो पॉइंट थे जिन्होंने जो दो कारण थे जिन्होंने यूरोप वासियों को मजबूर कर दिया अलग अलग जगहों की खोज करने के लिए। ठीक है, इन दोनों देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा ले तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए ना तो केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलेगा बल्कि उनके तैयार माल को अच्छे बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि अगर हम किसी देश को खोजते हैं तो उनका सारा चीज़ हमारा हो जाएगा। अगर कुछ देश को खोजते हैं तो वहाँ पे मतलब बाजार भी मिल जाएगा, अच्छे लोग भी मिल जाएंगे और कच्चा माल भी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो खोजते थे। इसे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो साम्राज्यवादी व्यवस्था किसे कहते हैं भाई? साम्यवाद उसे ही कहते हैं। ठीक है, कच्चा माल तैयार करने के लिए बाजार की उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई कच्चा माल की खोज करने के लिए जो निकले थे लोग, उसी से ही साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 18वीं सदी के शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरुआत में यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अतिरिक्त देशों को औद्योगिक यूरोपीय और देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर सभी देश कॉलोनी और उपनिवेश कहलाए। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने वाले इस युग को औपनिवेशिक युग कहा गया। अब देखिए कॉलोनी और उपनिवेश किसे कहते हैं, तो यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू यह प्रक्रिया, मतलब कौन सी प्रक्रिया? कच्चा माल और बाजार खोजने की प्रक्रिया अलग अलग देशों की खोज की प्रक्रिया के लिए अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अधिकांश देशों को यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के बाहर ले आई। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंदर शक्ति देश, शासित देश, कॉलोनी, इस प्रक्रिया के जो अंदर हो गए, जैसे इंडिया हो गए, जिन्होंने खोज कर लिया उसको कहते हैं कॉलोनी, अर्थात उपनिवेश कहलाएं। उपनिवेश जहाँ पे वो अपना उपनिवेश कर सकें, जहाँ पे वो अपना बाजार या कोई भी वस्तु बेच सके, उसे कहते हैं उपनिवेश। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने वाले इस युग को उपनिवेशिक युग कहा जाता है। ठीक है, तो इस कपड़ा को बड़े पैमाने या इस बिस्कुट को बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों में बेचना, इसको कहते हैं औपनिवेशिक युग। ठीक है, औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब नेक्स्ट है अमेरिका एवं फ्रांसीसी क्रांति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार लिखा सकते हैं, आप अपने कॉपी में ये टॉपिक लिख सकते हैं। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंत तक दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है और दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से। तो मतलब जो दुनिया में दो सबसे बड़े जो परिवर्तन हुए थे, अमेरिका की खोज और फ्रांस की क्रांति। अमेरिका की खोज के बाद सबसे पहले वहाँ यूरोप के देशों ने अपना कब्जा किया। आप बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अपने मन में बोलिए कि भाई अमेरिका की खोज किसने की थी। मैं आपको बताया था 1492 में कोलंबस ने की थी। ठीक है, जो कहाँ का था? यूरोप का ही था, इटली का। तो खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे वह बस गए। लोगों ने यूरोपीय देशों के साथ शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया। नया संघर्ष सफल रहा। तो भाई पहले अमेरिका थी वो भी गुलामी था। ठीक है, जो अमेरिका था गुलाम था, फ्रांस भी गुलाम था इंग्लैंड का। तो क्या किया, मतलब इस नए युग में अमेरिका और मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि लोगों मतलब सोचने की शक्ति विकसित हुई। ठीक है, 18वीं शताब्दी में लोग सोच सके कि मुझे गुलाम क्यों बनाया गया है। तो धीरे धीरे जो यहाँ के जो लोग थे वो मतलब वो बहुत ही क्या बोलते हैं, जागरूक हुए कि भाई हमको भी आज़ाद होना है। तो शासन के खिलाफ संघर्ष उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब जैसे कह सकते हैं आज़ादी की लड़ाई के लिए वो अपना संघर्ष शुरू कर दिया। और फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार,
सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। इन दोनों देशों के लोगों की अत्याचार, शोषण और अन्य खिलाफ एकजुट होकर किया और नया संघर्ष सफल रहा। तो सोचने की परिवर्तन ही मतलब इनको आज़ाद करवा सकी। 18वीं शताब्दी में जो स्वतंत्र होकर लोग सोचने लगे, तो उन्हीं का यह परिणाम है कि ये लोग आज़ाद हो सके। ठीक है। इसके बाद इन देशों को लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। मतलब जब आज़ाद हो गए तो उसके बाद गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत, सरकार की जैसे सरकार है, जैसे आज क्या है लोकतंत्र है, तो उस समय गणतंत्र प्रणाली चलती थी। तो मतलब एक राजा रहेगा या एक सरकार रहेगी। गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शन सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों का बड़ा प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक ऐसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचानने की परंपरा की शुरुआत हुई। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग इसके पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज इतना ही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।